नेक्स्ट पार्ट के अंदर आता है हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स। सही है, क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल के अंदर मैंने बता दिया कि हम एड्रेस करेंगे एफिकेसी ऑफ थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। सही है, यानी थेराप्यूटिक इंटरवेंशन हो भी रहा है क्या नहीं हो रहा। सही है, क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए हमारे पास जो डू नॉट हैव कंट्रोल ग्रुप पेशेंट एक्ट एज देयर ऑन कंट्रोल, हम किसी भी पेशेंट को एज अ कंट्रोल नहीं ले सकते। अगर वो खुद ब खुद अपने यानी अपने बलबूते पे अगर खुद काम करना चाहेगा तो हम उसे कंट्रोल नहीं एक्सेप्ट करेंगे। सही है, इसके अलावा आता है हमारे पास कि क्लिनिकल फेज। हमारे पास सवाल आ सकते हैं कि हमारे पास क्लिनिकल फेजेस कितने होते हैं, उनका यूनिट क्या होता है, उनका पर्पस क्या होता है। सही है, सबसे पहले आता है हमारे पास प्री क्लिनिकल फेज। प्री क्लिनिकल का मतलब है कि हमारे पास लैब एक्सपेरिमेंट के लिए हम वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, एनिमल्स होंगे, यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, एनिमल होगा। और इसका पर्पस क्या होगा, प्री टेस्टिंग, यानी सबसे पहले हम टेस्टिंग किसके ऊपर करते हैं, एनिमल्स के ऊपर करते हैं, प्री टेस्टिंग हो गई। फिर आता है क्लिनिकल फेज। क्लिनिकल फेज के अंदर सबसे पहले आता है फेज 0। फेज 0 के अंदर हमारे पास क्या आता है, यूनिट क्या होंगे हमारे पास, ह्यूमन हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर हम लेंगे। सही है, और इसका पर्पस क्या होगा, माइक्रो डोजिंग करना। फिर आता है फेज 1। फेज 1 के अंदर हमारे पास हेल्थी ह्यूमन होगा, लेकिन इसका पर्पस क्या होगा, सेफ एंड नॉन टॉक्सिसिटी प्रोफाइल। इसका हमारे पास मेन मकसद क्या होता है कि मैक्सिमम टॉलरेट डोज ऑफ ड्रग इज गिवन एंड इवेल्युएट इन दिस फेज। हम क्या करेंगे, पेशेंट को मैक्सिमम डोज तक लेके जाएंगे कि देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास इसके जो कितनी हद तक हमारे पास एक बंदा ड्रग को टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। सही है, वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। फिर आता है फेज 2। फेज 2 के अंदर हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, पेशेंट्स होंगे, और इसका पर्पस क्या होगा, एफिकेसी को चेक करना। सही है, मैक्सिमम ड्रग फेलियर रिपोर्ट होते हैं किसके अंदर, हमारे पास फेज 2 के अंदर। फिर आता है हमारे पास फेज 3। फेज 3 के अंदर भी हम क्या लेते हैं, पेशेंट को लेते हैं एज अ यूनिट के तौर पर, लेकिन इसका पर्पस क्या होता है, कंपैरिजन विद द एग्जिस्टिंग ड्रग। It is an RCT as comparison of the new drug is done with the old drug। RCT हमारे पास क्या होगा, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं न्यू ड्रग का किसी भी ओल्ड ड्रग से। सही है, जब अगर आपने कोई ड्रग लॉन्च करनी है तो वो हमारे पास किस फेज के अंदर होगी, आफ्टर फेज 3 हम उस ड्रग को लॉन्च कर सकते हैं। फेज 4 क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट क्या होंगे, पेशेंट्स होंगे, लेकिन इसका पर्पस क्या होगा, लॉन्ग टर्म एंड रेयर साइड इफेक्ट। इसके अंदर साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हमारे पास रेयर हो सकते हैं। ये हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज होती है किसी भी क्लिनिकल ट्रायल की, और इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस की फेज आती है। अगर आपने कोई भी ड्रग की डिस्कवरी करनी है तो उसके अंदर हमारे पास 4 फेजेस आती हैं। सबसे पहले आता है ड्रग मॉलिक्यूल की डिस्कवरी, जिसको डिस्कवर करने के लिए हमारे पास 3 to 6 ईयर लग सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्री क्लिनिकल स्टडी, जिसके अंदर हमारे पास 1 to 2 ईयर लग सकते हैं। फिर आते हैं क्लिनिकल ट्रायल 7 ईयर्स तक, और रिव्यू अप्रूव्ड आते हैं हमारे पास 1 to 2 ईयर तक। अगर टोटल अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास अगर ड्रग की डिस्कवरी को देखने के कितने साल लगते हैं तो 15 से 20 साल हमारे पास लगते हैं किसी भी ड्रग की डिस्कवरी के लिए। फिर आता है हमारे पास प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज। प्री क्लिनिकल ट्रायल फेज के अंदर हम इन विट्रो स्टडी करते हैं, जिसके अंदर बेसिक रिसर्च को पढ़ेंगे, और फिर इन विवो स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम एनिमल मॉडल्स लेके उसके ऊपर सर्च करेंगे। सही है, क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस आती हैं कि हम इस फेज के अंदर कितने कितने पार्टिसिपेंट्स को ले सकते हैं। फेज 1 के अंदर हम 20 से 80 पार्टिसिपेंट लेंगे। फेज 2 के अंदर 100 से 300 पार्टिसिपेंट लेंगे फेज 2 के अंदर। फेज 3 के अंदर 1000 से 3000। फिर हमारे पास आता है रेगुलेटरी फेज। रेगुलेटरी फेज हमारे पास क्या करता है, कंफर्म करता है किसी भी ड्रग की सेफ्टी को और उसकी इफेक्टिवनेस को। फिर आता है फेज 4, जिसके अंदर 1000+ पार्टिसिपेंट्स होंगे। सही है, अब फेज 4 के बाद हमारे पास आता है एक फेज 5। फेज 5 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ड्रग डिस्कवर हो गई, फिर हमने उसकी क्या करवानी है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस करवाना है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस कब होता है, जब हमारे पास का कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। जब भी ड्रग डिस्कवर हो गई उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम उसके मार्केटिंग कर सकते हैं। सही है, और उससे रिलेटेड हम क्या चेक करेंगे, रिपोर्ट करेंगे जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं उस ड्रग से, और जिससे हम क्या डिटेक्ट करेंगे, रियल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रग इंटरेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं, और ऑल्सो न्यू यूज फॉर ड्रग, और किसी भी ड्रग के न्यू यूजेस के ऊपर भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद सबसे पहले आता है हमारे पास रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।
रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हमारे पास क्या होता है, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है किसी भी क्लिनिकल रिसर्च के लिए, सही है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, सही है। इसे हम यूज क्यों करते हैं, फॉर न्यू प्रोग्राम्स एंड थेरेपीज RCT इज द बेस्ट मेथड ऑफ इवेल्युएशन। अगर आपने कोई न्यू प्रोग्राम्स या न्यू थेरेपीज को स्टडी करना है तो उसके लिए हमारे पास रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल क्या है, बेस्ट मेथड है। द बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन आर कंपेयरेबल, इसके अंदर इसका जो बेस लाइन है वो हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन क्या होगी, कंपेयरेबल होगी। इन्वेस्टिगेशन बियास, बियास मीन किसी भी एरर को हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करेंगे बाय डबल ब्लाइंडिंग बोथ द पार्टिसिपेंट, हम क्या करेंगे, ब्लाइंड कर देंगे किसको, दोनों पार्टिसिपेंट्स को। एंड द रिसर्च इन्वॉल्व आर अनअवेयर, और हमारे पास रिसर्च क्या होगी, उसे एक ऐसी तरह रखा जाएगा कि दोनों बंदे जो कि हमारे पास कंट्रोल है और एक हमारे पास क्या है, ट्रीटेड है, दोनों हमारे पास क्या होंगे, अनअवेयर होंगे। अब अनअवेयर का मतलब यह है कि हु इज रिसीविंग द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, तो उन्हें ये पता नहीं होगा कि कौन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट ले रहा है और कौन कंट्रोल ट्रीटमेंट ले रहा है, सही है। द ब्लाइंडिंग एम टू मिनिमाइज बियास मीन एरर होता है, सही है, टू मिनिमाइज एरर एंड मैक्सिमाइज द वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग। इससे क्या होगा, हमारे पास एरर के चांसेस कम होंगे और वैलिडिटी के चांसेस और फाइंडिंग के चांसेस हमारे पास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मकसद क्या है, दो हमारे पास ग्रुप है, एक कंट्रोल है एक ट्रीटेड है, ना कंट्रोल को बता रहे हैं कि तुम्हें कोई ट्रीटमेंट दी जा रही है, ना ट्रीटेड को बता रहे हैं कि तुम्हें कोई ट्रीटमेंट दी जा रही है। लेकिन जो हमें पता है कि एक हमारे पास क्या कंट्रोल है, एक ट्रीटेड, जो ट्रीटेड है उसे हम ड्रग दे रहे हैं और उससे रिलेटेड जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन या जो कुछ भी होगा वो हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, सही है। स्टेप्स क्या होते हैं RCT को कंडक्ट करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक प्रोटोकॉल को, सिलेक्टिंग रेफरेंस पॉपुलेशन एंड एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, हम सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन को। फिर हम क्या करेंगे, रैंडमाइजेशन कर देंगे, यानी उन्हें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच द पार्टिसिपेंट आर एलोकेटेड इन ग्रुप्स कॉल्ड स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, एक स्टडी ग्रुप यानी एक ट्रीटेड ग्रुप होगा और एक कंट्रोल ग्रुप होगा, सही है, जिसे एक को हम इंटरवेंशन दे रहे हैं यानी दवाएं दे रहे हैं और एक को दवाई नहीं दे रहे। टू इक्वलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, हमने क्या करना है, इक्वलाइज यानी इक्वल इफेक्ट देना है दोनों के ऊपर, सही है। थस गाइडिंग अगेंस्ट द बियास, ताकि हमारे पास एरर क्या हो, कम हो। पार्टिसिपेंट हैव इक्वल एंड नाउन चांस, पार्टिसिपेंट्स के बाद क्या होगा, इक्वल और एक जाना माना चांस होगा। टू एलिमिनेट सिलेक्शन एरर, टू इंश्योर द स्टडी ग्रुप आर कंपेरेबल एज द बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, फैसिलिटेट ब्लाइंडिंग ऑफ ट्रीटमेंट, सही है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। हमारे पास ग्रुप आ गए, हम उन्हें क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे और नेक्स्ट हम उन्हें फॉलो करते रहेंगे। अदर कोई भी हमारे पास उनके अंदर चेंजेस आते हैं तो हम उन्हें स्टडी करेंगे, किसके अंदर, RCT के अंदर। RCT का मकसद क्या है कि दो ग्रुप बनाएंगे, उन्हें मिक्स कर देंगे, एक को कंट्रोल लेंगे, एक को स्टडी यानी ड्यूटी लेंगे, दोनों को इंटरवेंशन, एक को इंटरवेंशन देंगे, एक को इंटरवेंशन नहीं देंगे। जिसे इंटरवेंशन या दवाई देंगे उससे हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताएं, सही है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी क्या होता है कि हम जनरेट करते हैं हाइपोथेसिस को और इस्टेब्लिश करते हैं उसकी कॉजेलिटी को, सही है। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी केस रिपोर्ट को लेंगे, उस केस रिपोर्ट्स के बाद हम क्या करेंगे, उसकी केस सीरीज बनाएंगे। केस सीरीज हम क्या बेस पे बना सकते हैं, इकोलॉजिकल स्टडीज़ की बेस के ऊपर। फिर हम क्या करेंगे, उसकी क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे, फिर केस कंट्रोल स्टडी करेंगे और फिर हम उसकी क्या करेंगे, कोहार्ट स्टडी करेंगे, सही है। ये आपने ऐसे एरो फॉर्म में रटा लगा के बना देनी है। अगर आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताएं, अगर तो आपसे पूछा जाता है कि पिरामिड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी बताया जाए तो आपने क्या बताना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ड्रग का सिस्टमिक रिव्यू करवाएंगे या उसका मेटा एनालिसिस करवाएंगे और इस इन्फॉर्मेशन का हम क्या नाम देते हैं, फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन का, सही है। फिर आता है हमारे पास, फिर हम क्या करवाएंगे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करवाएंगे यानी RCT करवाएंगे। फिर हम उसकी कोहार्ट स्टडी करेंगे, फिर हम इसकी केस कंट्रोल स्टडी करेंगे, फिर हम उसकी केस सीरीज और केस रिपोर्ट बनाएंगे, सही है। ये हमारे पास क्या होगा, अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होगी।
सही है। फिर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्ट ओपिनियन को भी मद्देनजर रखेंगे। ये सारा हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन वॉल्यूम है, और ये हमारे पास क्या है, क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस है। क्या क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, किसी भी ओपिनियन या एक्सपर्ट से, और कहाँ तक जा रहे हैं, मेटा एनालिसिस और सिस्टमिक रिव्यू तक। नेक्स्ट आता है जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेप इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। स्टेप्स के सिर्फ हमारे पास क्या पूछे जाएंगे, नाम पूछे जाएंगे कि कौन कौन से हैं जिसे हम सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस दोनों कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रिसर्च क्वेश्चन, कि हमारे पास सवाल क्या है। फिर क्या करेंगे, हम उसकी प्रिलिमिनरी सर्च करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखेंगे कि क्या क्या हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और क्या क्या हम इसमें से निकाल सकते हैं। फिर रिसर्च की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर सर्चिंग डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। फिर हम उसके प्रोटोकॉल राइटिंग लिखेंगे। फिर हम उसके लिए अप्रूवल लेंगे किसी भी सुपरवाइजर से, और हम उसे रजिस्टर करवाएंगे। फिर हम जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका टाइटल और उसकी एब्स्ट्रैक्ट को स्क्रीन आउट करेंगे। फिर हम फुल टेक्स्ट डाउनलोडिंग एंड स्क्रीनिंग करेंगे। मैनुअल सर्च करेंगे सबसे पहले हम, सही है। फिर हम डेटा की एक्सट्रैक्शन एंड क्वालिटी असेसमेंट करेंगे। चेक करेंगे, हमारे पास डेटा चेकिंग टास्क हम परफॉर्म करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। हम डबल डेटा चेकिंग करेंगे, और फाइनल में हम क्या करेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट राइटिंग, रिवीजन एंड सबमिशन, यानी वो जो भी हमने रिसर्च की है उसकी एक स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसे रिवाइज करेंगे कि आधा इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है, और फिर हम उसे क्या करेंगे, सबमिट करवा देंगे। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं कि इसके अंदर टू कंडक्टिंग सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस।